मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर संविधान के पन्नों से आज ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेदों पर चर्चा करने वाला हूं जो हमारे एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। आखिर वह अनुच्छेद कौन से हैं जिन पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये पढ़ाई की पंचायत में आपसे मैं आज ऐसे पहलुओं बात करूंगा आपसे जो हमारे एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं आपके। और मैंने लिखा है भौकाल तो अब मचेगा। भौकाल का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि हमारे एग्जाम में आएंगे और मैं आपसे आज ये चैप्टर 4 में बात करूंगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर पढ़ाई की पंचायत पर। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। ये एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि अनुच्छेदों से, आर्टिकल से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, आर्टिकल बच्चे बहुत सारे पढ़ लेते हैं, हमें वो आर्टिकल पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे अगले कुछ मिनटों के भीतर ऐसे अनुच्छेदों पर चर्चा करने वाला हूं संविधान से, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं यही चैप्टर 4 में पीछे मैं आपसे 3 चैप्टर पर चर्चा कर चुका हूं इसमें पीछे, और ये मेरा चौथा चैप्टर है आपके। और इस पढ़ाई की पंचायत में बात करने वाला हूं मैं आपसे यहाँ पे। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे हमारे यहाँ पर संविधान से जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, संविधान के पन्नों से ज्यादातर अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी मैं बेसिक बात बताऊंगा आपको, फिर मैं वहीं ले जाऊंगा आपको जहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे मोटी मोटी बात करूं मैं आपसे, तो हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ, चूंकि मैं आपको आज संविधान के निर्माण की प्रक्रिया नहीं समझा रहा हूं, मैं केवल संविधान के आपको अनुच्छेद पर चर्चा करूंगा, खाली अनुच्छेद पर। और जैसे हमारे संविधान में जब संविधान हमारा लागू हुआ, तो आपका संविधान कब लागू हुआ, अगर आप मोटी मोटी या बेसिकली बात करोगे तो आपका संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी को। यहां पर 26 जनवरी, ये इसका मतलब हुआ 1950 को। ये ज्यादातर विद्यार्थी हमारे जानते हैं, और जिन विद्यार्थियों को नहीं पता तो मैंने लिखा है संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर को। अंगीकार माने तो स्वीकार किया गया, और संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र बना। और आप जानते हैं यहीं पर हमारे संविधान में जो लागू हुआ, तो उस समय हमारे संविधान में यहां 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, इसको मैं बार बार आपको बताऊंगा, या अनुच्छेद कहिए या आप आर्टिकल्स कहिए, एक ही बात है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो मैं आपसे आज जो चर्चा करने वाला हूं, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद रहे, और यहां पर जो भाग रहे हमारे यहां उनकी संख्या 22 रही, और जो हमारे यहां अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों की संख्या हमारे यहां पर कितनी रही, तो आप जानते हैं उनकी संख्या यहां पर 8 रही। इस क्रम में मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करूंगा यहाँ पे, जो आपको थोड़ा सा और बच्चों से अलग करेगी। अभी हमारे यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं उनकी संख्या 450 प्लस है, और जो भाग है हमारे यहाँ वो 25 हो चुके हैं, और जो अनुसूचियां हैं हमारे यहाँ पर उनकी संख्या हमारे यहाँ 12 हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ इतने अनुच्छेद यानी कि 450 प्लस हो चुके हैं, और इनकी जो संख्या है आपके भाग की वो 25 हो चुकी है, और जो आपकी अनुसूचियां हैं उनकी संख्या हमारे यहाँ 12 हो चुकी है। यानी कि पर मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, अब मैं पूर्ण संविधान में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक पीछे क्लास में आपको पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि वहां पर मैं आपके संक्षिप्त में संविधान पर चर्चा कर चुका हूं। मैंने कहा भी था भौकाल तो अब मचेगा, मैं वहां बात हुई थी। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे 395 इन आर्टिकल्स पर, और जो बाद में कुछ जुड़े हैं उन पर बात करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे हमारे संविधान से वो अनुच्छेद, वो आर्टिकल जो बार बार पूछे जाएंगे, मैं वहां चर्चा करूंगा। जैसे हमारे संविधान का जो भाग 1 है, ये वाला मैं थोड़ा सा यहीं से चर्चा कर दूंगा आपको। भाग 1 में हमारे यहाँ जो कुल अनुच्छेद है, शुरुआत में यहां से 1 से लेकर 4 तक इसका उल्लेख हुआ क्या, भाग 1 का। और भाग 1 का हमारा जो संबंध है वो किस विषय से, तो वो संघ और राज्य से। किससे, संघ और राज्य से। चूंकि मैं पहले बता चुका हूं, मैं सारे अनुच्छेदों पर चर्चा नहीं करूंगा संघ और राज्य के बारे में। मैं तो आपको केवल वो बताऊंगा जो बहुत बहुत एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्लास सामान्य नहीं है, क्योंकि ये क्लास एग्जाम वाली क्लास है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये संघ राज्य का उल्लेख यदि अनुच्छेद 1 से 4 तक हुआ है, तो इस क्रम में पहला ही जो अनुच्छेद है जो हमें खास बनाता है और औरों से अलग करता है, वो आर्टिकल यहां पर मैं पहले बता देता हूं। यहां पर आर्टिकल का मतलब मेरा अनुच्छेद से, मैं बार बार आपको आर्टिकल लिखूंगा, ये आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद से मेरा यहां पर। तो जो विद्यार्थी हमारे हिंदी मीडियम के वो समझ जाएंगे, मैं आर्टिकल को शॉर्ट में AR लिखूंगा यहां पर, तो आप बार बार समझ जाना
कि आर्टिकल का मेरा मतलब यहां पर अनुच्छेद से, मैं अनुच्छेद बात कर रहा हूं, आर्टिकल का मतलब किसी हमारे वस्तु से नहीं है, आर्टिकल का मेरा मतलब यहां पर अनुच्छेद से। मैं बताऊंगा आपको, संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो कहता है भारत क्या है, पहला ही वर्ड है हमारे यहां पर, यानी कि भारत, यहां पहला वर्ड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत अर्थात इंडिया, जो आपको बिल्कुल अलग करता है, भारत अर्थात इंडिया, ये वाला वर्ड हमारे यहां आया एग्जाम में, भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा, क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, जो आपको कहीं ना कहीं संघ होगा, ये आपको और बच्चों से अलग कर देगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है, और अभी इस समय चर्चाओं में इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा जब G20 की मीटिंग हो रही थी उस समय इंडिया और भारत को लेकर रार चल रही थी, अपने लोगों में लड़ाई चल रही थी। यहाँ इंडिया और भारत की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है भारत के संविधान की, राष्ट्र के निर्माण की बात हो रही है। तो हमारे संविधान में दोनों भारत के लिए जो पहला आर्टिकल है वो यूनियन ऑफ स्टेट, क्या कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि जो भारत है वो क्या है, वो भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात भारत का निर्माण या राज्यों और यूटी से मिलकर हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट है भारत। में पहले ही आर्टिकल चर्चा कर रहा हूं जो आपको बहुत खास बनाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर कहूंगा ये क्लास एग्जाम वाली है, मैं सारे अनुच्छेदों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपसे उन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पर चर्चा कर रहा हूं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो हमसे हड़बड़ाहट में छूट जाते हैं। कई बार विद्यार्थी हमारे पढ़कर जाते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्हें दोहरा नहीं पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसलिए वो आर्टिकल हमारे गलत हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, दैट्स कॉल्ड इंडिया। कौन है आपके, वो हमारा पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का एक संघ होगा जिसे हम यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। पहला आर्टिकल वैसे 1 से लेकर 4 तक उल्लेख हुआ है भाग 1 में, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में दूसरा यहाँ और आर्टिकल आपके एग्जाम आता है बार बार, अगर आएगा कि जो राज्यों का जो निर्माण है, यहां पर जो राज्यों का निर्माण है ये अक्सर पूछा गया, यहां से राज्यों का निर्माण है ये वाला, और सीमाओं में परिवर्तन, क्या है, राज्यों का निर्माण है और सीमाओं में परिवर्तन, ये वाला एक आर्टिकल है यहां पर, राज्यों का निर्माण है और सीमाओं में परिवर्तन है। इसके अलावा राज्यों के नाम में परिवर्तन है, राज्यों के नाम परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करना हो तो इसका उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में हुआ है। तो ये तीनों बात जो मैंने आपको लिखी है अभी यहां पर, इन तीनों बातों का उल्लेख, या चाहे वो आ जाए राज्यों का निर्माण आ जाए, चाहे सीमाओं में परिवर्तन आ जाए, चाहे नाम में परिवर्तन आ जाए, इन तीनों का संबंध किससे है, संविधान के अनुच्छेद 3 से। किससे है, संविधान के अनुच्छेद 3 से। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक ऐसी बात साझा करूंगा आपसे, हमारे संविधान में राज्यों के निर्माण से संबंधित बात, सीमाओं से परिवर्तन संबंधित बात, सीमाओं में परिवर्तन करना है अगर, या उनके नाम में परिवर्तन करना है, या राज्य का निर्माण करना है, तो ये अधिकार हमारे यहाँ किसको मिला हुआ है, संसद को। किसको मिला हुआ है, ये अधिकार हमारे यहाँ संसद को मिला हुआ है। और संसद आप जानते हैं, संसद मतलब हमारा पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा को हमारे यहाँ संसद कहा जाता है। यहां मैं संसद का गठन नहीं बता रहा हूं, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट नहीं बता रहा हूं, केवल संसद बता रहा हूं मैं आपको कि हमारे यहाँ पर राज्यों का निर्माण करना हो, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये अधिकार केवल और केवल और केवल किसको मिला हुआ है, ये अधिकार मिला हुआ है संसद को। इसको रट कर जाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम आएगा क्वेश्चन। मैं फिर कहूंगा ये क्लास एग्जाम वाली है, एग्जाम वाली खास क्लास है जो मैं आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल पर चर्चा कर रहा हूं। अब मैं बताऊंगा आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक आर्टिकल हमारे यहाँ जो बार बार आता है वो आता है कई बार यहां से नागरिकता से आर्टिकल आता है आपके हमारे यहाँ पर संविधान में। तो नागरिकता के संदर्भ में हमारे जो आर्टिकल दे रखे हैं वो भारतीय संविधान के यहीं से, ये इनका उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर के और 11 तक हुआ है हमारे यहाँ पर, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या का उल्लेख हुआ है, नागरिकता संबंधी बातों का उल्लेख हुआ है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नागरिकता का यहाँ पर उल्लेख है। लेकिन एक प्रश्न आता है यहाँ पर, संसद चाहे तो नागरिकता के संदर्भ में कुछ कानून बनाने का अधिकार रखती है। हमारे यहाँ में संसद को पावर दे रखी है कि अगर वो संविधान में प्रोसेस है वो तो है ही, लेकिन संसद को राइट मिला हुआ है कि वो नागरिकता से जुड़े हुए विषय में अगर कोई नया कानून बनाना चाहे तो वो नया कानून बना सकती है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसका वो प्रयोग करे संसद, जिससे वो नए कानून बना दे। तो आप इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर भारतीय संविधान में वो आर्टिकल और को नहीं बल्कि अनुच्छेद 11 है। कौन सा है वो अनुच्छेद 11 है आपके, जो संसद को ये शक्ति देता है, यहाँ पर संसद को ये शक्ति देता है, यहाँ पर संसद को ये पावर देगा, संसद को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकता से जुड़े हुए मामलों पर, किससे, नागरिकता से जुड़े हुए मामलों पर, नागरिकता से संबंधित विषयों पर, नागरिकता जुड़े हुए मामलों पर नए कानून बनाए। यहां पर उसे नए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है यहां से
इसको मेरे कहने से हमारे सारे प्रिय विद्यार्थी रटकर जाएंगे आपके। ये संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 11 है। और आपको जानना चाहिए संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग किया था वर्ष 1955 में, जब हमारे यहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम आया। पहली बार आपके यहाँ नागरिकता संशोधन नहीं कहेंगे, उसे भारतीय नागरिकता अधिनियम कहेंगे, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में अधिनियम कहेंगे। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वर्ष 1955 में यहाँ पर नागरिकता अधिनियम बनाया। और ये किसने बनाया है? ये संसद द्वारा बनाया गया कानून है। आपके जान लेना इस बात को। ये वो कानून है जिसके द्वारा व्यक्तियों को 5 आधारों पर नागरिकता प्रदान की जाती है। 5 आधार पर नागरिकता मान ली जाती है उनकी। तो मैंने पीछे बताया, यहाँ पर एक वर्ड है हमारे पास जाति के आधार पर, और दूसरा वर्ड है यहीं पर हमारे यहाँ पर ये वंश के आधार पर, बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा हमारे यहाँ पर पंजीकरण के आधार पर, ये पंजीकरण के आधार पर यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर। इसके अलावा देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। और इसके अलावा एक था आपके विलय के आधार पर, यानी कि विजय के आधार पर, किस क्षेत्र को आपने जीत लिया है तो उसके आधार पर आप नागरिकता उनको दे सकते हो, वो आवेदन कर सकते हैं। 5 आधारों पर, जाति के आधार पर, यानी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर किसी क्षेत्र में से है तो वो यहीं पर रह रहा है आपके, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा वंश के आधार पर आपके ये थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पर एक वर्ड में जाति गलत लिख दिया है, इसको जाति के स्थान कर लेंगे जन्म के आधार पर। जाति में गलत बोल दिया है, थोड़ा सही कर लेंगे यहाँ से। ये जन्म है, ये जन्म के आधार पर, यानी कि ये वो सही कर लेंगे यहाँ पर जन्म के आधार पर, यहाँ यानी व्यक्ति का जन्म के आधार पर अगर जन्म हुआ है, ये बताऊंगा मैं आपको आगे जब नागरिकता पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैंने कहा पॉलिटी वाली विस्तार से क्लास नहीं है, ये एक बार अनुच्छेदों वाली क्लास है। यानी हमारे यहाँ पर ये 5 आधार बताए मैंने आपको, ये पांचों आपके लिए महत्वपूर्ण। जन्म के आधार पर 1955 में नागरिकता लेने का प्रावधान, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण बोलते हैं रजिस्ट्रेशन के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, और विलय के आधार पर, किसी क्षेत्र को मिलाने के आधार पर 5 तरह से कोई नागरिकता ले सकता है। इसके बारे में हमारे संविधान का अनुच्छेद 11 में उल्लेख हुआ है, संसद इनके लिए कानून बना सकती है। मैं आपसे बात करूंगा अब कुछ ऐसे आर्टिकल पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान का दायरा बहुत बड़ा है। ये क्लास में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं आपको, ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो सके। अब मैं बताऊंगा आपको हमारे संविधान का आर्टिकल 14, ये आपको बड़ा खास बनाएगा। और 14 अनुच्छेद कहता है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे यहां पर, ये वाला ये कहता है विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब होता है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी लोगों को समानता दी जाएगी। अगर कोई समाज में भेदभाव करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसी में एक आर्टिकल और है हमारे पास जो मैं खास बनाता है 15, वो भी आर्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ। पीछे मैं बता चुका हूं इसके बारे में, फिर भी बता रहा हूं। यहाँ पर जाति के आधार पर हमारे समाज में, धर्म के आधार पर, यहाँ पर इसका लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, जाति धर्म लिंग वंश के आधार पर और क्षेत्र के यानी कि स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अगर भेदभाव किया जाएगा तो उन्हें पनिश किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होगा, लिंग के आधार पर नहीं होगा, वंश के आधार पर नहीं, और स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है? ये अनुच्छेद 15 कहता है। तो 14 कहता है विधि के समक्ष समान है सब, और 15 कहता है जाति धर्म लिंग वंश स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा। इसका उल्लेख यहाँ पर हुआ है। अभी आपके एग्जाम में एक अनुच्छेद चर्चा में रहा था, अनुच्छेद 18, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। इसका उल्लेख जो वर्णन है इसका, ये उपाधियों जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है? ये उपाधियों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद, उपाधियों का अंत करता है, यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आपके, यानी सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करता है। लेकिन इसमें जो आपके लिए एग्जाम बड़ी बात है वो ये है कि जो भारत रत्न है, ये वाला जो आपको खास बनाएगा, जो भारत रत्न है या जो पद्म पुरस्कार है, यहाँ पद्म पुरस्कार है जो हमारे यहाँ, जो पद्म अवार्ड है, चाहे वो पद्म विभूषण हो, चाहे वो पद्म भूषण हो, चाहे वो अवार्ड आपका पद्मश्री हो, ये आपके ये उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते, टाइटल के अंतर्गत नहीं आते। अनुच्छेद 18 में तो ये है, 18 में इनका उल्लेख तो हुआ है, लेकिन ये सारे, चाहे वो पद्म पुरस्कार हो और चाहे वो भारत रत्न हो, इन्हें हमारे यहाँ जो उपाधियां उससे अलग रखा गया है, इनका उल्लेख 18 में किया गया है, लेकिन उपाधियों के अंतर्गत ये नहीं आते। ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं बताऊंगा आपको, ध्यान रखना, ये भारत रत्न आएगा या पद्म अवार्ड आएंगे तो इनका संबंध अनुच्छेद 18 से ही है, पर इनको हमारे यहाँ उपाधि का दर्जा प्राप्त नहीं है, बल्कि आपने अंतरराष्ट्रीय मंच पर या राष्ट्रीय मंच पर
कुछ ऐसा कार्य किया जिससे देश को सम्मान प्राप्त हुआ है, देश की गरिमा स्थापित हुई है, तो आपको इन सम्मान से नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ये एक प्रकार के हमारे यहाँ दिए गए आपके लिए उपहार हैं, आपके लिए गिफ्ट हैं, आपके लिए जो इसको दिया जाता है। इसको उपाधियों से अलग रखा गया ये अपवादश नियम का। वैसे अन्य जो उपाधियां हैं राजा महाराजाओं की, नाइटहुड की या सर की उपाधि या बहुत सारी अंग्रेजों के जमाने दी जाती थी, उन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। इसलिए मैं बताऊंगा मैं आपसे यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण जो आर्टिकल 19 है, जो आपको रट के जाना है एग्जाम के लिए। ये आर्टिकल 19 क्या कहता है? ये कहता है हमारे यहाँ स्वतंत्रता देता है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। चूंकि आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक हमारे यहाँ स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है। तो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा 19 में? ये बहुत खास है, जो 19 का जो ए है ये बड़ा खास है आपके आर्टिकल 19 का ए। ये 19 का ए क्या कहता है, हमें कैसे खास बनाएगा, हम कैसे कहें? ये वही है प्रेस की स्वतंत्रता। कौन सी? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। ये मेरे कहने से आप लोग सब रट लेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम आता है कि मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार कहां निहित है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 19 के ए में निहित है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप अलग हो जाएंगे और बच्चों से, जो अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। इस क्रम में मैं आपको एक बात और साझा करूंगा, जो आपके जो हमारे यहाँ अनुच्छेद जो आर्टिकल 21 है, जो बहुत चर्चाओं में रहता है आपके, ये 21 वाला आर्टिकल अक्सर आता है, क्योंकि ये जीवन जीने की स्वतंत्रता है। क्या है? जीवन जीने की। ये ज्यादातर बच्चों को याद है, ये जीवन जीने की हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये सब बच्चों को याद होगा। और इसी को कहते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन आपके एग्जाम के लिए खास क्या है, हमारे एग्जाम के लिए बार बार पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन वो ये है, यहाँ पर वो ये क्वेश्चन है, वो पूछता है आर्टिकल 21 ए का संबंध किससे है। इसको पूछता है आर्टिकल 21 ए, पूछता है वो हमसे कि आर्टिकल 21 ए क्या है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये शिक्षा का अधिकार है। क्या है ये शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है हमें आपको। तो इसी को मैं आपको यहाँ पर जो आपको खास कर बताऊंगा, आपके जो एग्जाम आएगा कैसे मैं जोड़ के बता रहा हूं इस चीज को। अगर आपको यहाँ रट के जाना है और आपको अधिक नंबर लेने हैं, तो आप अधिक नंबर ऐसे लेंगे मेरे तरीके से। ये अनुच्छेद 21 है, ये राइट टू एजुकेशन, ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। यहाँ हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया, राइट टू एजुकेशन को। इस क्रम में जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है, यहीं पर हमारे यहाँ मूल कर्तव्य है, जो हमारे यहाँ अनुच्छेद 51 ए में उल्लेखित है। यहाँ पर अनुच्छेद 51 ए में उल्लेखित है। कौन मूल कर्तव्य कहते हैं? तो मूल कर्तव्य में जो 11वां मूल कर्तव्य है, जो 11वें नंबर का ये मूल कर्तव्य है, इसमें भी शिक्षा को मूल कर्तव्य बनाया गया। शिक्षा को मूल कर्तव्य बनाया गया, यानी कि शिक्षा के राइट को सभी बच्चों को मिलना चाहिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारे यहाँ पर आर्टिकल अनुच्छेद 45। कौन सा? आर्टिकल 45 ये वाला। तो 45 का, ये 51 का संबंध तो हमारा किससे? इनका संबंध तो मूल कर्तव्य से। ये तो मूल कर्तव्य है ये वाला। तो 3 वर्ड है अलग अलग आपके यहाँ से। और जो ये आएगा 45, इसका संबंध हमारे यहाँ डीपीएसपी से, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ये कहता है 45, यहां भी बच्चों के लिए 6 वर्ष तक के जो छोटे बच्चे हैं आपके, उनके बालपन की देखरेख की जाएगी, प्लस उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। राज्य का दायित्व है कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। मैंने आपको 3 आर्टिकल बताए शिक्षा जुड़े हुए। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये मूल अधिकार है, जो एक ये वाला मूल अधिकार है, मैंने बता दिया है, ये फंडामेंटल राइट्स है यहाँ पे आपके। इसको आप याद कर लेंगे इस वाले को। ये 21 ए है, ये मूल अधिकार है हमारा, ये शिक्षा का अधिकार। ये वाला जो 11वें नंबर का है, जो ये मूल कर्तव्य है, ये शिक्षा का गार्जियंस का और संरक्षक का, अभिभावक को दायित्व होगा कि वो बच्चों को शिक्षा दिलाएं अगर उनकी पहुंच के अंदर है तो, यदि बाध्य नहीं है। और जो 45 है ये डीपीएसपी है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। राज्य का दायित्व है कि बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। तो 3 आर्टिकल हैं, 21 और जो 51 ए है, ये जो 51 ए में उल्लेख हुआ है हमारे संविधान के अंदर। मैं अभी चर्चा करने वाला हूं आपसे यहीं पर। तो पहले आप 21 को रट के जाएंगे। 21 का मतलब जीवन जीने की स्वतंत्रता, और 21 ए में क्या है? शिक्षा का अधिकार है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं बताऊंगा आपको एक बड़ी बात यहाँ पर, जो आपको औरों से अलग करेगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हमारे यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद अगर हमारे यहाँ आ गया कि संविधान का अनुच्छेद 23 क्या कहता है? 23 का मतलब होता है यहाँ पर मानव का व्यापार नहीं होगा। मानव का व्यापार, ये मानव के व्यापार पर रोक लगाई है यहाँ पे। मनुष्य का व्यापार नहीं होगा और उनसे बलात् जबरदस्ती काम नहीं करा है, बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है यहाँ पर। यानी आप किसी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते और ना ही उनसे आप
काम करवा सकते, ना उनका व्यापार कर सकते हैं। और एक आर्टिकल आपका यहीं पर है जो आपके लिए अभी अभी एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, वो अनुच्छेद 24 है। कौन सा है वो 24 है। ये बाल श्रम पर रोक लगाता है, बाल श्रम पर ये रोक लगाता है, बाल श्रम पर रोक लगाता है। कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल आपका और कोई नहीं बल्कि ये 24 है, बाल श्रम पर, यानी प्रोहिबिट ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। ना खानों में लगाओगे बच्चों को, ना कारखानों में लगाओगे जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल आपका 24 है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, यहां पे देखना बाल श्रम में क्या दिया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, यहां देखें कम उम्र के बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों में या खानों में नहीं लगा सकते। अगर लगाते हैं तो यह संविधान का उल्लंघन होगा। अब मैं आपको बताऊंगा बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल यहीं पर, ये हम लोग मूल अधिकार बात कर रहे हैं, यहां पर आगे जाएंगे आपके यहीं से, तो हमारे एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है संविधान का अनुच्छेद 32। कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 32, इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक, ये रहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस आर्टिकल में कोई विशेष बात है। यहां पर विशेष बात यह है यहां पर कि इसके संदर्भ में हमारे जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत बहुत जीनियस संविधान के जो निर्माता हैं, भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये अनुच्छेद 32 ये संविधान की आत्मा और हृदय, क्या ये संविधान की आत्मा और हृदय है। ये वाला, ये संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं इसको। कौन से आर्टिकल को? ये कहते हैं अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। इसको आपको मेरे कहने से याद करना है। ऐसे इसे सोल एंड हार्ट कहते हैं। आपको आया कौन सा वो आर्टिकल है तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32 है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय का, ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं बताऊंगा आपको इसी संदर्भ में अगली बात जो बड़ी खास है, वो बात यह है कि हमारे यहां पर जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में कुछ उल्लेख किया गया है राज्य के नीति, क्या राज्य के नीति, ये वाला राज्य के नीति निदेशक तत्व। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ा करते हैं उन्हें अक्सर पता है कि इनको हम लोग शॉर्ट में ऐसे बोल लेते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। चूंकि इनका महत्व इसलिए क्योंकि ये एक लोक कल्याणकारी राज्य, क्या करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, यानी कि ये वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। तो हमारे एग्जाम में क्या आएगा, यहां से हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा जो आपको अलग बनाएगा यहां से। कौन सा जो पार्ट है जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, वो पार्ट है हमारे यहां पर ये वाला आर्टिकल जो 39 है, 39, ये समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। समान वेतन की किसके लिए बात करता है? चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो दे रहा है यहीं पर आपको जो एक क्वेश्चन बार बार यहां से पूछा जाता है, वो ये है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में हमारे यहां ये रहा ग्राम पंचायतों के संगठन, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। राज्य का दायित्व है कि ग्राम पंचायतों संगठन करे और ग्राम पंचायत हितों के लिए काम करे, क्योंकि पंचायतें एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। गांव में यदि पंचायतें नहीं होंगी तो एक कल्याणकारी राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते। कल्याणकारी राज्य की हम कल्पना तभी कर सकते हैं जब गांव में पंचायतें होंगे, प्रधान होंगे, वहां निर्वाचित सरकारें होंगी, तो वो गांव के लोगों के हितों की बेहतर रक्षा कर पाएंगी, बेहतर हितों की देखरेख कर पाएंगी। अगर वेलफेयर स्टेट की स्थापना करनी है तो राज्यों को इस आर्टिकल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत भंग हो गई है, किसी कारण से प्रधान मर गए हैं या सरपंच नहीं रहे, तो 6 माह के भीतर उस पंचायत का चुनाव हो जाना चाहिए ताकि गांव के हितों की देखरेख हो सके। मैं फिर कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है और बड़ी क्लास खास है। और मैं बात करूंगा आपसे यहीं पर इसी क्रम में जो हमारे यहाँ संविधान का यहीं पर जो आर्टिकल एक बार बार पूछा जा रहा है, ये 42 वाला, ये महिलाओं के लिए काय के लिए, प्रसूति केंद्रों के लिए। प्रसूति का मतलब होता है कि उनके लिए मैटरनिटी, प्रसूति केंद्रों से उनके लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल, यानी राज्य का दायित्व है कि महिलाओं के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल की व्यवस्था करे। यदि राज्य ऐसा करता है तो वेलफेयर स्टेट की स्थापना होगी। राज्य ने ऐसा नहीं किया तो वेलफेयर स्टेट की स्थापना नहीं होगी यहां पर। अब आपके लिए जो बहुत बहुत चर्चाओं में जो सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 44। कौन सा? आर्टिकल 44 है, यानी कि यूसीसी। यूसीसी मतलब होता है यूनिफॉर्म
सिविल कोड मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। फिलहाल आप याद कर लेंगे एक जैसे कानून, या तो बच्चे इसका मतलब ही नहीं जानते कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है। तो मतलब होता है इसका एक जैसे कानूनों की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाएगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैना, बौद्ध जितने भी धर्म रहते हैं राज्य में, उन सब के लिए राज्य एक जैसे कानून बनाएगा। यदि राज्य ऐसा करता है तो वेलफेयर स्टेट की स्थापना होगी, राज्य ऐसा नहीं करता है तो वेलफेयर स्टेट नहीं होगा। इस पर मैं चर्चा आपसे एक अन्य वीडियो में आगे लेकर आ रहा हूं, वो स्पेशल समान नागरिक संहिता पे, इसलिए मैं कह रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बड़े खास वीडियो लेकर आ रहा हूं, बड़े महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूं, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। और जो ऐसी क्लासेस जहां से आपका प्रश्न बनना ही बनना है, तो मैं यूसीसी पे स्पेशल चर्चा करूंगा आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। इसको याद कर लेंगे यहां से। इस समय मैं बताऊंगा आपको ये वाला आर्टिकल जो 48 है, ये वाला, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां से आपके एग्जाम टकरा सकता है। ये काय की बात करता है? ये कृषि और पशुपालन, यानी कृषि और पशुपालन, यानी कि कृषि के हितों की देखरेख और पशुपालन की देखरेख राज्य द्वारा की जाएगी। और इसी में जो बाद में एक आर्टिकल जुड़ा, कौन सा आपके यहां पर, आर्टिकल 48 का ए, ये वाला जो बाद में जुड़ा हमारे यहां पर, ये आर्टिकल जुड़ा, तो इसका उद्देश्य था ये वाला पर्यावरण, पर्यावरण के लिए कार्य करना, पर्यावरण का संरक्षण। क्या है पर्यावरण का संरक्षण? ये वन और वन्य जीवों की रक्षा। अगर पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई मामला आएगा तो आप बिना किसी संकोच के क्या मारेंगे? आर्टिकल 48 का ए, ये मारेंगे आपके। ये इसका मतलब पर्यावरण के हितों का, पर्यावरण के संरक्षण राज्य द्वारा कहां की गई है? 48 के ए में की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाएंगे यहां से। इस क्रम में आपका एक आर्टिकल है ये वाला, यहां पर ये आर्टिकल बड़ा अलग है, ये 50 आर्टिकल है, यहाँ 50 वाला, इसको याद करके जाएंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये वाला, ये दोनों के लिए, या कार्यपालिका इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी, और ये न्यायपालिका बॉडी है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, इनको अलग करने की बात, कोई एक दूसरे कारण में बाधा नहीं पहुंचाई, दोनों सेपरेट होकर वर्क करेंगी। इन दोनों को याद कर लें, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का यहां सेपरेशन किया गया है आपके कौन से आर्टिकल में? 50 में किया गया है। और इस तरह में अगला आर्टिकल है संविधान का अनुच्छेद 51 है, ये राज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ये राज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ये शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास किया जाएगा। शांति और सुरक्षा का, अगर शांति सुरक्षा जैसा विषय आएगा तो आप मार के आर्टिकल 51 मार के आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। अब मैं बताऊंगा आपको ऐसे कुछ अनुच्छेद यहां से आगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो पार्ट बहुत आपके लिए एग्जाम के लिए खास है, जो इस क्लास को बिल्कुल अलग कर देगा। एक आर्टिकल जो आपका पीछे छूट गया है मुझसे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आर्टिकल यहां छूट गया है मुझसे। एक आर्टिकल, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे, वो आर्टिकल आपका 17 है, ये एग्जाम में क्योंकि अभी पूछा जा रहा है और ये मुझसे छूट गया है, आप नोट डाउन करेंगे इसको। ये अस्पृश्यता की बात करता है, ये अस्पृश्यता की बात करता है। ये वाला अस्पृश्यता मान होता है छुआछूत, ये मैंने पीछे वाली क्लास में बताया है, फिर पुनः और बता रहा हूं कि छुआछूत का अंत हमारे यहां कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो ये बिना 17 के हमारी बात पूरी नहीं होगी। हमने आर्टिकल पढ़ाए और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात नहीं की तो बेमानी है। छुआछूत की बात हमें करनी पड़ेगी। हमारे संविधान में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। समाज में हमारे यहाँ छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर कोई छुआछूत करता है तो वो दंड का भागीदार होगा। अब हम बताएंगे आपको यहाँ पर जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन, ये संविधान का अनुच्छेद 52, इसके अनुसार कौन होगा? हमारा एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? हमारा एक राष्ट्रपति होगा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद करके जाएंगे यहां से, कौन से वाले पार्ट को? 52 को। इसके अलावा जो एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 53, ये वाला, ये वाली जो कार्यकारी शक्ति है कार्यपालिका की, जो कार्यकारी शक्तियां हैं, ये कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यहां पर राष्ट्रपति में, किसमें होगी? राष्ट्रपति में। और सारे कामकाज राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। ये वाला राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होंगे। कौन कहता है? ये 53 कहता है कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में और सारे कामकाज राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। ये 53 कहता है हमारे यहाँ। 52 में राष्ट्रपति होगा और 53 में कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, इनके नाम से काम होंगे। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन चर्चा में आ रहा है, वो आ रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये मैंने देखा है क्वेश्चन, ये अक्सर आ रहा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख कहां हुआ है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हमें, क्योंकि मैं आपको व्याख्या नहीं कराऊंगा ज्यादा, मैं केवल आर्टिकल में चर्चा करूंगा, तो मेरा मन तो करता है बड़ा विशेष पढ़ाने का कि मैं विस्तार से पढ़ाऊं,
देखिए कुछ समय की सीमा है, इसलिए ज्यादा विस्तार से पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप इनको रटकर जाएंगे। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में हुआ है। कहां हुआ है? 54 में हुआ है यहाँ पर, इसको आप याद कर लेंगे। और फिर आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, यहाँ आएगा निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर निर्वाचन की जो प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है यहाँ पर, ये वाला, तो इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद कहां हुआ है? 55 में। कहां हुआ है? इसका उल्लेख 55 में हुआ है, इनको याद कर लेंगे। अगर निर्वाचन आएगा तो 54 मारेंगे और निर्वाचन की प्रक्रिया आएगा तो 55 मारेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख हमारे यहाँ कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं कहां दे रखी हैं, तो अगर योग्यताएं आएंगी राष्ट्रपति की तो इन योग्यताओं का उल्लेख कहां हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 58 में। कहां पर हुआ है? ये आर्टिकल है 58, यहां पर राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख हुआ है। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, कौन सा है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। ये हमारे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल, इंपीचमेंट कहां लगाया जाता है, तो आप बताएंगे आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है वो? 61। कौन सा है वो? आर्टिकल 61 है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 61 के अंतर्गत, यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया 61 में। इस क्रम में आप देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो आर्टिकल आपके यहाँ पर 62 है, कौन सा? ये वाला 62 को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 63 आर्टिकल है ये वाला, ये बड़ा खास है ये वाला। और काय का उल्लेख करता है ये आपके लिए? ये उपराष्ट्रपति का उल्लेख करता है। काय का उल्लेख करता है? ये उपराष्ट्रपति का उल्लेख करता है। और यहीं पे बताया था आपको, जो उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। ये वाली क्लास आपके लिए बड़ी खास है यहां पर, यानी आर्टिकल 63 कहता है एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है इन दोनों को। 63 माने देश का उपराष्ट्रपति और 64 माने जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको, ये बात इन दोनों को आप लोग याद कर लेंगे, दोनों आर्टिकल आपके लिए खास है। यहां से अब मैं बताऊंगा आपके लिए एक और बात आपके लिए, जो हमारे यहाँ पर जो आपको बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण, जो बार बार एग्जाम पूछी जाएगी आपके, वो क्लास आपके ये है कि हमारे यहाँ पर अगर कुछ आर्टिकल आपके जैसे ये बार बार पूछा जाता है, आर्टिकल 74, ये हमारे एग्जाम में आया है यहाँ पर। 74 क्या कहता है? 74 कहता है हमारे यहाँ 74 का एक, बल्कि मैं कहूंगा ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद। क्या कहता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ये विद्यार्थी हमारे ये रट लेंगे, मंत्रिपरिषद, यहां से रट के जाएंगे आपके, ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अगर आएगा हमारे यहाँ राज्य की मंत्रिपरिषद आएगी, यहाँ पर राज्य की अगर आ जाएगा यहीं पर, तो राज्य की ये 74 में उल्लेख हुआ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। और अगर राज्य की आएगी तो हम बताएंगे संविधान के अनुच्छेद 163 में उल्लेख हुआ है इसका, काय का? राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य की, ये रहा राज्य की मंत्रिपरिषद का, यहां से देख लेंगे राज्य की मंत्रिपरिषद का। ये दो आर्टिकल मैंने आपको तुलनात्मक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएगा, सेंट्रल का आएगा तो 74 मारेंगे। मंत्रिपरिषद मतलब होता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, कौन सी? जो जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। और राज्य में यदि आएगा तो यहां पे आएगा राज्य में सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, जो कि राज्यपाल को सलाह देगा। राज्यपाल सारे कामकाज मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे और यहां पर राष्ट्रपति सारे कामकाज प्रधानमंत्री की सलाह और सहायता पर करेंगे। तो इसका केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो हुआ हमारे यहाँ पर वो 74 के एक में हुआ है। अब ऐसा ही एक आर्टिकल और है आपके लिए यहाँ पर, आर्टिकल अगर 75 आएगा यहाँ पर, तो 75 में पीएम की नियुक्ति। क्या है? पीएम की नियुक्ति, ये वाला दे रखा है आपके। तो पीएम की नियुक्ति, पीएम का जो उल्लेख है यहाँ पर नियुक्ति का, ये कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये आर्टिकल आपके लिए खास है यहाँ पर, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। अगर यहाँ पर आएगा आपके एग्जाम में, ये तो 75 हुआ कि आपका जो मुख्यमंत्री है अगर वो आएगा तो ये वाला आर्टिकल आपका यहाँ पर 164, ये सीएम के लिए, किसके लिए? ये सीएम के लिए। दोनों की नियुक्ति का उल्लेख हुआ है यहाँ पर, देख लेंगे दोनों की नियुक्ति का उल्लेख हुआ। थोड़ा मैं घसीट दिया यहाँ से, अगर नियुक्ति आएंगी सीएम की आएगी तो कौन करेगा? ये राज्यपाल करेगा। यहाँ पर ये राज्यपाल करेगा। थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग इनको, ये दोनों को मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए तुलनात्मक बता दिया है। अगर पीएम की नियुक्ति आएगी तो 75 मारेंगे, अगर सीएम की आएगी तो 164 मारेंगे। दोनों नियुक्तियों मैंने समझा दिया। कई बार इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है और इसकी नियुक्ति को राज्यपाल करता है, राज्य में किसकी? सीएम की नियुक्ति को। ऐसा ही एक आर्टिकल आपके लिए और है जो खास बनाएगा आपको और बच्चों से। जैसे अगर आएगा आपके एग्जाम में यहां पर महान्यायवादी आएगा, महान्यायवादी, ये बार बार पूछा जाता है, महान्यायवादी कहां मिलेगा हमें?
तो महान्यायवादी वहां होता है एजीआई, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये रहा। तो इसका उल्लेख यदि आएगा तो मारेंगे आर्टिकल 76 में, यहां मारेंगे इसको। और यदि आएगा राज्य का महाधिवक्ता आएगा, कौन आएगा? राज्य का महाधिवक्ता यदि आएगा, ये वाला, ये रहा राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का तुलना कर रहा हूं इसको, राज्य का महाधिवक्ता आएगा, महाधिवक्ता आएगा। अगर आपके ये आ गया तो मारेंगे यहां पर आर्टिकल 165। कौन सा मारेंगे? 165 मारेंगे ये वाला। यानी अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आया तो बताएंगे आप 76 बताएंगे, और यदि राज्य का महाधिवक्ता आया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आया, तो आप बताएंगे 165 में इसका उल्लेख हुआ है। अब मैं बताऊंगा आपके लिए बड़ी खास बात आपको, जो बहुत बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो बात यह है, जैसे हमारे यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद एक बड़ा खास है, इसके अंदर ये आप बात करेंगे यहाँ पर 76 बताया मैंने आपको भी, और यहीं पर एक आर्टिकल आएगा आपका 79, ये वाला, ये बड़ा खास है यहाँ पर संसद के गठन। क्या बात करते हैं इसको? संसद के गठन। यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट का उल्लेख यहीं पर हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग इसका हेड जो होता है यहाँ पर वो राष्ट्रपति होता है यहीं पर, और इसके अंदर आपके यहीं पर ये राज्यसभा, ये वाला एक हाउस ये होता है, और यहीं पर एक हाउस होता है लोकसभा। इनको मिलाकर के कंपोजिशन होता है यहाँ पर। और कौन सा आर्टिकल है वो? 79। यानी भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो कहीं ना कहीं किसका उल्लेख करता है? संसद के गठन का। तो मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को मिलाकर के ये 79 रट के जाएंगे यहाँ से। अब इस क्रम में चूंकि संसद अभी चर्चाओं में चल रही है, आप देख रहे होंगे, और संसद से क्वेश्चन हमारे एग्जाम आ सकता है, तो आप चाहें तो यहां से आर्टिकल 80 को और यहीं से आर्टिकल 81 को, इनको याद करके जा सकते हैं। अगर 80 आएगा तो राज्यसभा मारेंगे, राज्यसभा मारेंगे, मैंने विस्तार से लिख दिया है, और अगर ये आएगा तो लोकसभा मारेंगे आपके यहाँ पर। इन दोनों को याद करके आप जा सकते हैं यहां से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे और आया, आप देख रहे होंगे, वो ये है कि अभी यहां से जो हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन है, कौन है? जो एंग्लो इंडियन है, बहुत चर्चाओं में रहे हैं आपके, ये एंग्लो इंडियन, ये वाला, इसे हम लोग आंग्ल भारतीय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। क्योंकि आंग्ल भारतीय को अब हमारे यहाँ से आरक्षण नहीं मिलेगा, इनका आरक्षण हमारे यहाँ 2019 से समाप्त कर दिया गया। आपको पता होगी इनका आरक्षण समाप्त किया जा चुका है। इनका किसका? एंग्लो इंडियन का। तो अगर एंग्लो इंडियन का लोकसभा में आएगा, ये रहा, अगर लोकसभा में आएगा, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, अगर लोकसभा में आएगा तो मारेंगे आर्टिकल 331। क्या मारेंगे? 331 मारेंगे। लेकिन यदि आएगा राज्यों में विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, के यहां कहां उल्लेख हुआ है इनका? राज्य, यहां पर आपके विधानसभा में, तो यहां उल्लेख हुआ है अनुच्छेद 333 में, ये वाला। मैं तुलना करके बता रहा हूं आपको दोनों को। अगर एंग्लो इंडियन आएगा तो अगर लोकसभा में आएगा तो ये 2 लोग आया करते थे लोकसभा में। कितने आते थे? 2 आते थे, और विधानसभा में 1 मेंबर आया करता था। अब इनकी नियुक्ति यहां हमारे यहां होने वाली नहीं है, इसकी नियुक्ति अब नहीं होगी, इसकी नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के आरक्षण को अब समाप्त कर दिया गया वर्ष 2019 से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन के आरक्षण को मान्यता नहीं मिली हुई है। आप जानते हो अभी अभी क्वेश्चन आया था संविधान के 104वें, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये वाला है 104वें संविधान संशोधन वर्ष 2019 से इनके आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यानी अब हमारे यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था अब वो खत्म हो चुका है। अगर लोकसभा आएगा 331 और विधानसभा आएगा 333, ये खत्म हो चुके हैं, अब ये नहीं दिए जाएंगे। अब मैं इस क्रम में आपको बताऊंगा यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये संविधान का अनुच्छेद जो 108 है, ये रहा 108 है, ये क्या है भाई? ये आर्टिकल आपको खास बनाएगा। ये संसद की संयुक्त बैठक, क्या है ये संसद की संयुक्त बैठक, क्या है ये? संसद की संयुक्त बैठक है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इस बैठक को कौन बुलाता है? इसे बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? इस बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। इसको रट के जाएंगे, ये व्यक्ति कॉल करता है इस बैठक को जब संसद के दोनों सदनों में विवाद हो जाता है। लेकिन इस संसद की ज्वाइंट बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है यहां पर लोकसभा का स्पीकर। थोड़ा इसको देखकर जाएंगे, ये आपके एग्जाम में आ सकता है यहां से। तो हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है 108 जो ज्वाइंट सेशन की बात करता है। इसको आप याद करके जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहीं पर जो अनुच्छेद 110 है, कौन सा है? 110 है। ये क्या की बात करता है? ये धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक के बारे में कहां उल्लेख मिलेगा हमें? धन विधेयक के बारे में उल्लेख मिलेगा 110 में। इसको रट के जाएंगे। धन विधेयक का उल्लेख कहां हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दे रखी है आपके। इसको धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है?
इसको प्रमाणित केवल लोकसभा स्पीकर करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि केवल और केवल कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। रटकर जाएंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, अंतिम निर्णय कौन करता है? हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, ये रहा लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति होती है, लोकसभा स्पीकर की, जो लोकसभा स्पीकर का जो उल्लेख हुआ है हमारे संविधान में, वो कौन से आर्टिकल में हुआ है? तो लोकसभा के स्पीकर का उल्लेख हमारे यहाँ, ये मैं थोड़ा सा बताया था, यहाँ पे लोकसभा जो स्पीकर का उल्लेख हुआ है हमारे यहाँ पर, वो संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर 93 में हुआ है। कहां पर हुआ है? 93 में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा स्पीकर का भी और डिप्टी स्पीकर का भी। अब इस क्रम में आप लोग क्या करेंगे, यहीं पर एक आर्टिकल याद कर लेंगे, 112 ये वाला, अनुच्छेद 112 ये वाला, क्योंकि इसका संबंध बजट से है। किससे है? इसका संबंध बजट से है। बजट माने वार्षिक वित्तीय विवरण से है इसका संबंध आपके यहीं पर। और इसी क्रम में आप कर लेंगे यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 117 ये वाला एक का संबंध कैसे? वित्त विधेयक से। किससे है? वित्त विधेयक से। ये आपके अलग कर देगा बच्चों से। फाइनेंस बिल से है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वित्त विधेयक का उल्लेख कहां हुआ है? 117 में हुआ। बजट का उल्लेख कहां हुआ है? बजट का, तो 112 में इसका उल्लेख हुआ है। ये मिलाने के लिए क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, क्या हमारे यहाँ जो संविधान में संशोधन, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये वाली संशोधन की, इसका उल्लेख कहां हुआ? तो आप देखते होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये कहते हैं सीएबी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कौन से में हुआ है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में हुआ है। इसको आप लोग मेरे कहने से याद करके जाएंगे। 368 में क्या उल्लेख हुआ है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का उल्लेख हुआ 368 में। अब मैं कौन सा ऐसा आर्टिकल बताऊं जो आपको औरों से बिल्कुल अलग कर देगा, जो यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप देखेंगे यहां पर एक आर्टिकल वो हमारे यहां बार बार पूछा जाता है, संविधान का अनुच्छेद ये वाला, जो हमारे यहाँ आर्टिकल 123 है, 123 है। तो क्या ये राष्ट्रपति की ये अध्यादेश की शक्ति है? क्या ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 123 में, 123 में। लेकिन ये किसकी है? ये राष्ट्रपति की। किसकी है ये राष्ट्रपति की है, आपके ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की उल्लेख है। लेकिन इस क्रम में आपको कुछ करना नहीं है। अगर आर्टिकल यहीं पर ये 213 आ जाए आपके यहां पर, तो ये और किसकी है? ये भी अध्यादेश है, लेकिन किसका है ये? लेकिन ये राज्यपाल का है। राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है आपके कब? जब राज्य में आपके सेशन ऑफ पड़ा हो, तब इसको अध्यादेश जारी कर सकता है। यहां पर ये है 213, तो 123 आएगा, 123 आएगा तो राष्ट्रपति मारेंगे, और 213 213 आएगा तो राज्यपाल मारेंगे। दोनों को अध्यादेश की शक्ति मिली हुई है, और दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके लिए। अब मैं बताऊंगा आपको क्षमादान की, इन दोनों की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख हमारे यहाँ हुआ है, क्योंकि क्षमादान की शक्ति से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है कि भाई इनकी पार्डन पावर हमें कहां मिलेगी। तो पार्डन पावर का मतलब होता है, अगर ये पार्डन पावर यहां पर अगर आएगी, राष्ट्रपति की आएगी आगे, ये अगर राष्ट्रपति की पार्डन पावर आई, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आई, और यहां पर आएगी राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, तो दोनों की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख संविधान में हुआ है। अगर राष्ट्रपति की आएगी तो हम मारेंगे आर्टिकल 72, कौन सा मारेंगे? अनुच्छेद 72 मारेंगे। लेकिन राज्यपाल की आएगी तो कहां मारेंगे? आर्टिकल 161 मारेंगे यहां पर। यानी दो क्षमादान की शक्ति बताई मैंने आपको, पार्डन पावर। राष्ट्रपति की 72 है और राज्यपाल की 161 है, यानी कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख कहां हुआ है? संविधान का अनुच्छेद 161 में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में हमारे 3 सूचियों का उल्लेख हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप सर्च करते रहिए कि इसका उल्लेख सूचियों का, जो मैंने 7वीं बताई है, ये विषयों का बंटवारे का उल्लेख है, वो कौन से अनुच्छेद में हुआ है। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं आपको, सर्च करके कमेंट बॉक्स में तेजी से बताइए मुझे कि संविधान की सूचियां 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख हुआ है। ये सर्च करते रहिए, मैं भी थोड़ी देर चर्चा करूंगा, इसका उत्तर बता के जाऊंगा आपको यहां से आगे। अब मैं बताऊंगा आपको बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके लिए, जो आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण है, वो संविधान का अनुच्छेद 124 है। यानी संविधान के अनुच्छेद 24 का उल्लेख हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का क्या उल्लेख हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हुआ है यहां पर। ये आपको अलग करेगा लोगों से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आर्टिकल 124 से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कहां हुआ? 124 में हुआ है। लेकिन यहीं पर अगर उल्लेख आएगा 214, ये वाला, इसका काय का उल्लेख हुआ है? हाई कोर्ट का। काय का उल्लेख हुआ है? ये हाई कोर्ट का उल्लेख हुआ है, यानी कि उच्च न्यायालय का।
अगर हाई कोर्ट आएगा हमारे एग्जाम में कि हाई कोर्ट का उल्लेख कहां है, तो बताएंगे 214 में हुआ है, ये 214 है। अगर सुप्रीम कोर्ट आएगा तो क्या मारेंगे, 124 मारेंगे। ये ध्यान देंगे, दोनों बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर 214 आएगा तो उच्च न्यायालय मारेंगे, अगर आएगा सुप्रीम कोर्ट तो 124 मारेंगे। ऐसे ही मैं बताऊंगा आपके क्वेश्चन। और यहां से हमारे लिए जो बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल वो ये है आपके अनुच्छेद, मैंने पूछा आपसे अभी, संविधान का अनुच्छेद 248 जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके। 248 के अंदर का हमारे यहां पर अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख हुआ है। क्या उल्लेख हुआ है, अवशिष्ट शक्तियों का। ये अवशिष्ट शक्तियां हमारे संविधान में मिली हुई, यहां से अवशिष्ट रेजिडुअरी पावर है हमारे यहाँ, ये वाली, ये रेजिडुअरी पावर है हमारे यहाँ। इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिला हुआ है, केवल भारत सरकार को मिला हुआ है यहाँ पर इसको। और इसी क्रम में आप जानते होंगे भारत सरकार इन अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। और ये शक्तियां कहां से ली हमने, कनाडा से ली हमने ये शक्तियां। अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा, संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं, मैंने पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले, यानी संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में जो विषय दे रखे हैं वो विषय हमें कहां मिलेंगे, तो संविधान के अनुच्छेद 246 में इनका उल्लेख हुआ है, 246 में तीनों सूचियों का, यानी कि संघ सूची का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची का ये इंपॉर्टेंट है, और समवर्ती सूची आपके ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आज क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये तो अनुसूची याद है, 7वीं अनुसूची में उल्लेख हुआ है आपके तीनों का, लेकिन कौन सा आर्टिकल है वो आर्टिकल है आपके 246 जो आपको अलग कर देगा। इसके अलावा हमारे संविधान में एक आर्टिकल जो बताना है आपको 148, ये आता रहता है 148। ये किससे जुड़ा हुआ है, सीएजी से। किससे जुड़ा हुआ है, सीएजी जुड़ा हुआ है, कैग से जुड़ा हुआ है, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये वाला नियंत्रक, ये वाला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये वाला महालेखा परीक्षक। इसको आप देख के जाएंगे यहां से, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि सीएजी का उल्लेख कहां हुआ है, तो आप बताएंगे संविधान के अनुच्छेद 148 में हुआ सीएजी का उल्लेख। वर्तमान समय में गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे सीएजी है, इसको देखकर जाएंगे आप लोग। इसके अलावा हमारे यहाँ राज्यों पे जब आओगे तो राज्यों में हमारे यहाँ बड़ा जो महत्वपूर्ण उल्लेख है, संविधान का अनुच्छेद 168। कौन सा, संविधान का अनुच्छेद 168। इसमें राज्य विधानमंडल का उल्लेख हुआ। क्या हुआ है, राज्य विधानमंडल का उल्लेख हुआ है। इसको कहीं ना कहीं आप लोग देख के जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी का उल्लेख हुआ है। और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत हमारे यहाँ 2 हाउस हैं और एक हाउस का नाम है हमारे यहाँ पर विधानसभा, जो आपको याद करना है आपको, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, और इसका उल्लेख करेंगे विधान परिषद, इसका भी यहाँ पे उल्लेख करेंगे यहाँ पर, और इसका विधान परिषद का उल्लेख हुआ है आपके इस आर्टिकल का आएगा। अगर विधानसभा आएगा तो संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, वो 170 है। अगर विधान परिषद आएगी तो संविधान का अनुच्छेद 171 है। इसको आप रट लेंगे दोनों को, ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर विधानसभा आएगा तो 170 मारेंगे, और अगर विधान परिषद आएगा तो 171। और अगर आएगा राज्य विधानमंडल गठन आएगा, क्योंकि गठन कहां हुआ है इनका, तो राज्य विधान गठन कैसे होता है, तो गठन में बताएंगे आप लोग 168 बताएंगे। और गठन के अंदर कौन जोड़ देंगे, इसी बॉडी में आप लोग क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर राज्यपाल, और जोड़ देंगे यहाँ पर राज्यपाल को, इसी बॉडी में जोड़ देंगे आप लोग राज्यपाल प्लस विधानसभा और विधान परिषद, ये 168 हो जाएगा यहाँ पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर आएगा विधानसभा खाली आएगा तो 170 बताएंगे, विधान परिषद आएगा 171 बताएंगे। मैं आपको अन्य विस्तार से संविधान वाली क्लास में विस्तार से पढ़ाऊंगा आप चैप्टर बाय चैप्टर। अभी मैं संक्षिप्त में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने पहले कहा है ये एग्जाम वाली क्लास है, कुछ खास क्लास है। आगे मैं आपके अन्य वीडियो में और चर्चाओं विस्तार से लेकर आऊंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर करना जरूर करेंगे, तभी ये वीडियो आगे बढ़ेगी और अन्य बच्चों तक पहुंचेगी, क्योंकि ये क्लास बहुत खास है, क्योंकि एग्जाम वाली क्लास है आपके लिए। मैं आपको एक आर्टिकल बताऊंगा, संविधान का अनुच्छेद, ये वाला अनुच्छेद 226। कौन सा, संविधान का अनुच्छेद 226 वाला। ये क्या कहता है, ये उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति देता है। उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय का मतलब कैसे हमारा, उच्च न्यायालय का मतलब हमारा हाई कोर्ट से। ये उच्च न्यायालय को रिट, रिट माने क्या होता है, याचिकाएं। रिट माने क्या होता है, याचिकाएं। मैं अपनी भाषा में इसको चुर्री कहता हूं, यानी हाई कोर्ट को चुर्रियां निकालने की पावर कहां मिली हुई है, संविधान के अनुच्छेद 226 में मिली हुई है आपके। आप जानते हो 32 में सुप्रीम कोर्ट को, यही लिख दूंगा आपके। अगर अनुच्छेद 32 आएगा, ये वाला क्वेश्चन आया, अनुच्छेद 32 आएगा तो आप बताएंगे यहां पर सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे ये वाला। अगर 226 आएगा तो बताएंगे आप लोग यहां पर हाई कोर्ट को। यानी अगर आएगा सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में याचिका निकालता है, रिटें जारी करता है,
5 रिटें होती हैं तो 32 बताएंगे, और अगर आएगा 226 बताएंगे हाई कोर्ट। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में खास है। इस क्रम में आपके लिए जो एग्जाम में एक आर्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण है ये वाला, अगर आएगा संविधान का अनुच्छेद 315 आएगा ये वाला, तो यूपीएससी बताएंगे, संघ लोक सेवा आयोग। और अगर संविधान का अनुच्छेद आएगा 324 ही आएगा तो बताएंगे भारत का निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग बताएंगे? ये निर्वाचन आयोग है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस क्लास को मैं अंतिम पड़ाव पर लेकर जा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समय की सीमाएं हैं, आपको विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगा। समय की सीमा को चलते इसको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको, यहां से जो आपको रट के जाना है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपातकाल से आता है। कहां से आता है? आपातकाल से आता है। तो आपातकाल में आपको 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो रटकर जाने आपको। अगर आएगा आर्टिकल 352 आएगा तो राष्ट्रीय आपातकाल बताएंगे। अगर अनुच्छेद यहां पर 356 आएगा तो राष्ट्रपति शासन बताएंगे। अगर अनुच्छेद 360 आएगा तो वित्तीय आपातकाल। तीनों बताएंगे। पहले में आपके यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या ये राष्ट्रीय आपातकाल है जो आपको रट के जाना है, राष्ट्रीय आपातकाल है ये वाला। इसके अलावा ये राष्ट्रपति शासन है, यहां पर राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल है यहां पर, ये आपके लिए खास है। इसके अलावा ये वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल है। इसको देख लेंगे आप लोग। मेरे बोर्ड को सुन पा रहे हो, राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो। राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है। 352, 356, 360, 352 आएगा तो राष्ट्रीय आपातकाल मारेंगे, 356 आएगा तो राष्ट्रपति शासन मारेंगे, और 360 आएगा वित्तीय आपातकाल मारेंगे। अभी जो चर्चा में आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल अभी देखा होगा आपने, वो आर्टिकल 370 बहुत चर्चाओं में रहा है आपके। यानी जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए थे संविधान में, विशेष प्रावधान किए गए थे, स्पेशल प्रोविजन जो किए गए जम्मू कश्मीर के लिए, ये बहुत चर्चा में रहा है। तो इसलिए 2019 में, अभी वर्ष 2019 में इस आर्टिकल को हमारे यहां पे समाप्त कर दिया गया है। इसको हटा लिया गया क्योंकि आपके अस्थायी आर्टिकल था, समाप्त कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर विशेष राज्य नहीं है, उसकी हैसियत अन्य क्षेत्रों की तरह है। और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में यूनियन टेरिटरी बना दिया, राज्य का दर्जा भी नहीं है उसको अब इस समय। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। अब जम्मू कश्मीर 370 प्राप्त नहीं। अगर क्वेश्चन आएगा 370 का संबंध किससे है तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर राज्य से, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब मैं बताऊंगा आपको एक आर्टिकल यहां पर जो आपके एग्जाम में और पूछा जाता है, कुछ अनुच्छेद 371 के बारे में पूछता है, 371। ये कुछ विशेष राज्यों के बारे में, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है, विशेष दर्जा प्रदान करता है राज्यों को, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य भी शामिल है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, आपके नागालैंड है, ऐसे राज्य हैं जिनका संबंध आपके 371 से। इसके बारे में चर्चा में विस्तार वाली क्लास में आगे करूंगा, जब संविधान के पन्नों से विस्तार बाय विस्तार पढ़ाऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक, तो वहां चर्चा करूंगा। फिलहाल ये एग्जाम वाली क्लास है इसलिए यहां विस्तार चर्चा नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको जो संविधान का अनुच्छेद 350 ये वाला, 350 का ए है ये वाला, तो राज्यों को जो शिक्षा है, राज्यों को ये वाला जो प्राथमिक शिक्षा है ये वाला, देखेंगे थोड़ा सा आप लोग, राज्यों को प्राथमिक शिक्षा ये मातृभाषा में देने की बात करता है। ये वाला मातृभाषा में, अपनी भाषा, मातृभाषा में देने की बात करता है, देने की बात करता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से इसको आप रट लेंगे और इसको रट कर जाएंगे। यहां से 350 का ए है, कौन सा ए? ये 350 का ए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे यहां संविधान का आर्टिकल कौन सा? ये वाला संविधान का अनुच्छेद 243। ये 243 आपके पंचायतों के लिए और नगरों को, ये पंचायतों को और नगरों को ये क्या प्रदान करता है? संवैधानिक दर्जा। क्या देता है इनको? ये संवैधानिक मान्यता देता है, संवैधानिक तौर पर इन्हें कानून बनाने की शक्ति देता है। संवैधानिक तौर पर ये पंचायत और राज्य अपने लिए कानून बना सकते हैं। इसका प्रावधान कहां किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 243 में। ऐसा ही एक आर्टिकल है आपका संविधान का अनुच्छेद 343। कौन सा? 343। इसके अनुसार हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी होगी? हिंदी होगी। राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी इसके अनुसार। और जो हमारी लिपि होगी वो कौन सी होगी? वो लिपि हमारी देवनागरी होगी। देवनागरी हमारी लिपि होगी। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल देवनागरी हमारी लिपि होगी। कौन सा आर्टिकल कहता है हमारा? ये आर्टिकल कहता है हमारा 343 को रट के जाएंगे। 343 कहता है हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी है। और लिपि कौन सी? हमारी देवनागरी है। इसको आप रट लेंगे यहां से। हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हमारे यहाँ 22 है। इसको आप रट के जाएंगे यहां से। इसके अलावा मैं अंतिम लाइन बोलूंगा आपको यहां से, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां जो हमारे यहाँ वित्त आयोग है, कौन सा आयोग है? जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है। वित्त आयोग का उल्लेख कहां हुआ है? तो संविधान के अनुच्छेद 280 में
वित्त आयोग का उल्लेख हुआ, फाइनेंस कमीशन का उल्लेख कहां हुआ है, तो 280 में हुआ है। मैं फिर बताऊंगा आपको, इस क्लास पे लगातार बने रहेंगे। कोई लड़का इनको रट कर जाएगा, आपका ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है और एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अभी एक क्वेश्चन एग्जाम और आया, मुझे याद आ गया, एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था, संसद की 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर पूछता है, नहीं होना चाहिए, आपके अंतर नहीं होना चाहिए। किसके बीच में? संसद की 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद की 2 बैठकों के बीच में, 2 बैठकों के बीच में, 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका उल्लेख कहां हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 85 में इसका उल्लेख हुआ, 85 में इसका उल्लेख हुआ है। संसद की 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, इसका उल्लेख। संसद माने होता है लोकसभा और राज्यसभा। इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। लगातार इस क्लास पे बने रहिए, चैनल पर बने रहिए और अपने साथी संगतियों को इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप लोग खुश रहिए, उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।